सोचिए एक ऐसे नेता के बारे में जिसने इंदिरा गांधी को चैलेंज किया, सोनिया गांधी को कोर्ट तक ले आया और आज उसी पार्टी पर निशाना लगा रहा है जिसे पावर में लाने में उसने खुद मदद की थी। एक ऐसा शख्स जो दोस्त और दुश्मन बनाने और बदलने में माहिर है और जिसने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर पर भी पर्सनल अटैक्स किए जिनकी दोस्ती की कभी वो मिसाल देते थे। यह एक ऐसा नाम है जो इंडियन पॉलिटिक्स के कॉरिडोर में लगभग आधी सदी से गूंज रहा है, कभी हीरो, कभी विलेन और हमेशा अनप्रेडिक्टेबल। सुब्रमण्यम स्वामी। आखिर इन्हें पॉलिटिक्स का बेवफा सनम कहा क्यों जाता है? इस स्टोरी में हम उस पर्सनालिटी की लेयर्स खोलेंगे जिसने लगभग हर बड़ी पार्टी का दामन थामा और फिर उसी के पीठ में छुरा घोंप दिया। हम ये सवाल भी करेंगे, क्या यह सिर्फ धोखा है या ये पॉलिटिकल ईमानदारी का पीक है? क्या स्वामी एक अवसरवादी है जो पावर के करीब रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, या वो एक सिद्धांत वाले योद्धा है जो हमेशा देश को पार्टी से ऊपर रखते हैं? इस स्टोरी में ड्रामा है, साजिश है और पावर का वो नंगा नाच है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिक्स के सबसे कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल किरदारों में से एक, सुब्रमण्यम स्वामी की अनकही दास्तान। हर स्टोरी की एक शुरुआत होती है। सुब्रमण्यम स्वामी की स्टोरी किताबों और क्लासरूम के बीच शुरू हुई। 15 सितंबर 1939 को जन्मे स्वामी एकेडमिक वर्ल्ड के एक शाइनिंग स्टार थे। दिल्ली के हिंदू कॉलेज से मैथ में ग्रेजुएशन, कोलकाता के मशहूर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट से मास्टर्स और फिर सिर्फ 24 साल की उम्र में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स में पीएचडी। 27 साल की उम्र तक वो तो हार्वर्ड में मैथ पढ़ाने भी लगे थे। उनकी काबिलियत को नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल सैमुएल्सन जैसे अर्थशास्त्री भी मानते थे। 1968 में एक और नोबेल विजेता अमर्त्य सेन के बुलावे पर स्वामी इंडिया लौटे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ना शुरू किया और यहीं से उनके टकराव की कहानी भी शुरू हुई। ये 70 के दशक का समय था और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। देश पर सोशलिस्ट और लाइसेंस राज की नीतियां हावी थी। स्वामी एक हार्वर्ड एजुकेटेड इकोनॉमिक्स होने के नाते इन नीतियों के सबसे बड़े आलोचक में से थे। वो आईआईटी के सेमिनार में खुलेआम कहने लगे कि इंडिया को 5 ईयर प्लान खत्म कर देना चाहिए और विदेशी मदद पर निर्भरता छोड़ देनी चाहिए। उनका मानना था कि अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी को खोल दे तो 10% की ग्रोथ रेट हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये विचार उस वक्त की सरकार के लिए किसी विरोध से कम नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी स्वामी के इन आइडिया से इतनी नाराज हुई कि 1970 की बजट डिबेट के दौरान उन्होंने स्वामी को सेंटा क्लॉज विथ अनरियलिस्टिक आइडिया कह दिया। ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं था, ये पावर को सीधे चुनौती थी। नतीजा, दिसंबर 1972 में स्वामी को बड़े ही कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से आईआईटी दिल्ली से निकाल दिया गया। यही वो मोमेंट था जिसने एक प्रोफेसर को एक पॉलिटिकल रेबल बना दिया। स्वामी अपने डेसिमल को लेकर कोर्ट गए और लगभग 2 दशक बाद 1991 में कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। वो एक दिन के लिए आईआईटी वापस गए, अपनी जीत दर्ज की और फिर रिजाइन कर दिया। लेकिन तब तक वो पॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत दूर निकल चुके थे। आईआईटी से निकाले जाने के बाद स्वामी सीधा जुड़ गए जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय मूवमेंट से। यही मूवमेंट आगे चलकर जनता पार्टी की नींव बना। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खोल दिया था। जनसंघ, जो बाद में बीजेपी बनी, ने उनकी प्रतिभा और इंदिरा गांधी विरोध की धारा को पहचान लिया। नानाजी देशमुख ने उन्हें जनसंघ की तरफ से 1974 में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा भेज दिया। एक प्रोफेसर जिसे पावर ने चुप कराने की कोशिश की थी, अब उसी पावर के सेंटर यानी पार्लियामेंट में पहुंच चुका था। ये बेवफा सनम की स्टोरी का पहला चैप्टर था जहां उन्होंने सीखा कि पावर को चैलेंज करने का अंजाम क्या होता है। और फिर आया इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे काला दिन, इमरजेंसी। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा था। स्वामी, जो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थे, पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। 25 जून की रात को वो जेपी के साथ ही डिनर कर रहे थे और उन्होंने जेपी को आगाह भी किया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगली सुबह एक अनजान फोन कॉल से उन्हें पुलिस के आने की खबर मिली और स्वामी अंडरग्राउंड हो गए। अगले कुछ महीने
उन्होंने नानाजी देशमुख के साथ मिलकर अंडरग्राउंड रहते हुए ही सरकार के खिलाफ गतिविधियां चलाई। वो नानाजी के ड्राइवर बनकर घूमते थे ताकि किसी को शक ना हो। जब गिरफ्तारी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जेपी ने उन्हें देश छोड़कर अमेरिका जाने और वहां इमरजेंसी के खिलाफ माहौल बनाने को कहा। स्वामी अमेरिका तो चले गए और हार्वर्ड में दोबारा पढ़ाने लगे, लेकिन उनका दिल और दिमाग हिंदुस्तान में ही अटका था। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। इमरजेंसी के दौरान एक रूल था कि कोई भी एमपी बिना परमिशन के 6 महीने से ज्यादा पार्लियामेंट से गायब नहीं रह सकता, वरना उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उस दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो अमेरिका से वापस इंडिया आए। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी को चकमा देने के लिए उन्होंने एक सिख का भेष बदला। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। 10 अगस्त 1976 को जब सदन की कार्यवाही चल रही थी, सुब्रमण्यम स्वामी अचानक अपनी सीट से उठे और चिल्लाए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, डेमोक्रेसी इज डेड एंड यू आर डिस्कसिंग ऑबिट्यूरीज। पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। सत्ता पक्ष के लोग हक्के बक्के रह गए। इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ पाते, स्वामी तेजी से बाहर निकले और एक बार फिर गायब हो गए। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इंदिरा गांधी की तानाशाही के बावजूद कोई है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है। वो नेपाल के रास्ते वापस अमेरिका भागने में कामयाब रहे। इस एक घटना ने उन्हें इमरजेंसी के हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक ऐसे रेबल हैं जो किसी भी पावर के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। देश में पहली बार एक गैर कांग्रेस सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार। सुब्रमण्यम स्वामी जो इमरजेंसी के हीरो बनकर उभरे थे, इस नए पॉलिटिकल सिस्टम के सेंटर में थे। वो जनता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। यहीं से स्वामी के करियर का दूसरा दौर शुरू हुआ, जहां उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एक रेबल नहीं बल्कि एक शातिर स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। वो किंग मेकर भी बन सकते थे और किंग ब्रेकर भी। जनता पार्टी कई आइडियोलॉजीज का एक अजीब मिक्सचर थी। इसमें सोशलिस्ट थे, पुराने कांग्रेसी थे और जनसंघ के नेशनलिस्ट भी थे। यह गठबंधन शुरू से ही अंदरूनी कलह का शिकार था और स्वामी इस खेल के माहिर खिलाड़ी थे। उनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बिजली की रफ्तार से बदलती थी। एक वक्त था जब राजीव गांधी उनके करीबी दोस्त हुआ करते थे और स्वामी ने बोफोर्स स्कैंडल के दौरान सदन में खुलकर राजीव को डिफेंड किया था। लेकिन यही स्वामी बाद में गांधी परिवार के सबसे बड़े आलोचक भी बने। उनकी पॉलिटिकल जर्नी पार्टियों के एक चक्रव्यूह की तरह है। वो जनसंघ के टिकट्स पर राज्यसभा गए, जनता पार्टी के फाउंडर बने और फिर उनके प्रेसिडेंट भी रहे। 1984 में उन्हें जनता पार्टी से निकाल दिया गया तो उन्होंने लोक दल का हाथ थाम लिया। फिर 1988 में वो जनता पार्टी में वापस आ गए। चंद्रशेखर की माइनॉरिटी सरकार में वो 1990 से 91 के दौरान कॉमर्स, लॉ और जस्टिस मिनिस्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। लेकिन स्वामी के बेवफा सनम वाले चैप्टर का सबसे बड़ा ड्रामा 1999 में देखने को मिला। सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। यह सरकार 13 पार्टियों गठबंधन पर टिकी थी और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी थी तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता। जयललिता अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार पर प्रेशर बना रही थी। वो चाहती थी कि तमिलनाडु के करुणानिधि की डीएमके सरकार को बर्खास्त किया जाए, लेकिन वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं थे। पर्दे के पीछे सुब्रमण्यम स्वामी एक बड़ी बाजी खेल रहे थे। एक समय था जब वाजपेयी और स्वामी में गहरी दोस्ती थी। स्वामी खुद कहते हैं कि वाजपेयी ने ही उन्हें धोती पहनाना सिखाया, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। ये कड़वाहट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, ये पर्सनल लेवल पर भी उतर आई। स्वामी ने पब्लिकली वाजपेयी की पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसे आरोप लगाए और हिंट्स दिए जो उनकी पब्लिक इमेज के बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने वाजपेयी के पर्सनल रिश्तों, खासकर महिलाओं के साथ उनके संबंधों को कॉम्प्लेक्स बताकर एक बड़े विवाद को जन्म दिया। हालांकि ये दावा हमेशा पर्सनल आरोप ही रहे, जिनकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई और इन्हें पॉलिटिकल दुश्मनी के तौर पर ही देखा गया। अब स्वामी के पास वाजपेयी से बदला लेने का एक सुनहरा मौका था। उन्होंने जयललिता और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के बीच एक पुल का काम किया। उस वक्त सोनिया और जयललिता के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। स्वामी ने ही दोनों को करीब लाने की पहल की। 29 मार्च 1999 को दिल्ली में स्वामी ने एक टी पार्टी रखी। यह कोई मामूली टी पार्टी नहीं थी। इस पार्टी में जयललिता और सोनिया गांधी एक साथ नजर आई। इस एक तस्वीर ने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया। अगले दिन के अखबार में इसी टी पार्टी की सुर्खियों से भरे पड़े थे। ये वाजपेयी सरकार के अंत की शुरुआत थी।
कुछ ही हफ्तों बाद जयललिता ने एनडीए सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। सरकार अल्पमत में आ गई। 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हुई और सरकार सिर्फ एक वोट से हार गई। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार गिर गई। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड सुब्रमण्यम स्वामी को माना जाता है। हालांकि बाद में जब उसने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और कहा कि जनता पार्टी के पास सिर्फ एक एमपी था, तो वो सरकार कैसे गिरा सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आज भी मानते हैं कि उस टी पार्टी ने ही वाजपेयी सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। स्वामी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी के प्रति वफादार नहीं थे सिवाय अपने खेल के। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। हमने देखा कि कैसे एक प्रोफेसर बागी बना और कैसे वो बागी किंग मेकर और किंग ब्रेकर बन गया। लेकिन स्वामी की सबसे बड़ी और सबसे कंट्रोवर्शियल पारी तो अभी बाकी थी, बीजेपी में उनका आना और फिर उसी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल देना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्राइम माई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आप स्वामी को एक स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं या अवसरवादी। आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। वाजपेयी सरकार गिराने में अपनी भूमिका के बाद सुब्रमण्यम स्वामी कई सालों तक बीजेपी के लिए एक अछूत की तरह थे। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की पकड़ पार्टी पर मजबूत रही, स्वामी के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद थे। वे अपनी जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बने रहे, चुनाव लड़ते रहे, लेकिन उनकी पार्टी का पॉलिटिकल वजूद लगभग खत्म हो चुका था। 2004 के लोकसभा चुनावों में तो उनकी पार्टी को कई जगह पर 0 वोट्स मिले, जिसके बाद उन्होंने वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। लेकिन पॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। 2010 के दशक की शुरुआत में इंडियन पॉलिटिक्स एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई थी। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल स्कैम, एक के बाद एक घोटालों ने सरकार की इमेज को बर्बाद कर दिया। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी को एक नया मकसद मिल गया। वो 1 मैन आर्मी की तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लीगल वॉरियर बनकर उभरे। उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को कोर्ट तक पहुंचाया और तब के मंत्री ए राजा को जेल भिजवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटा। ये वो केस थे जिन्होंने देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में बड़ी मदद की। उधर बीजेपी में एक नए नेता का उदय हो रहा था, गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बीजेपी को 2014 के चुनाव के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन चेहरे की जरूरत थी। स्वामी के लीगल अटैक्स ने कांग्रेस को कमजोर करने का जो काम किया था, वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए पॉलिटिकल तौर पर बहुत फायदेमंद था। स्वामी ने भी शायद ये भांप लिया था कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पावर में लौट सकती है। जो स्वामी कभी वाजपेयी के कट्टर विरोधी थे, अब उन्होंने नरेंद्र मोदी का समर्थन करना शुरू कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय हित का हवाला देकर अपनी पुरानी दुश्मनी भुला दी। 11 अगस्त 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी जनता पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया। बीजेपी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वो ऑफिशियली उस पार्टी में शामिल हो गए, जिसके सबसे बड़े नेता के साथ उनका 36 का आंकड़ा था, वाजपेयी जी के साथ। यह एक अजीब जोड़ी थी। एक तरफ बीजेपी जो एक अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी होने का दावा करती है, और दूसरी तरफ स्वामी जो अपनी मर्जी और अनुशासनहीनता के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी ने शायद सोचा कि स्वामी के लीगल दावपेच और गांधी परिवार पर हमला करने की उनकी क्षमता चुनाव में काम आएगी, और स्वामी ने शायद सोचा कि सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा बनकर वो अपने एजेंडा को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। स्वामी को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी वापस मिल गई और 2016 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। एक पल को लगा कि आखिरकार इस बेवफा सनम ने अपना परमानेंट ठिकाना ढूंढ लिया है। लेकिन जो लोग स्वामी की फितरत को जानते थे, उन्हें यह पता था कि यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी पावर को चैलेंज किया हो, वो पावर का हिस्सा बनकर चुप कैसे रह सकता? एक और बड़े टकराव के लिए स्टेज तैयार हो चुका था। इस बार दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर ही था। राज्यसभा एमपी बनने के बाद शुरुआती कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक चला। स्वामी सरकार के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ अपने जाने पहचाने स्टाइल में बोलते रहे।
लेकिन धीरे धीरे उनके सुर बदलने लगे। जिस शख्स ने इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पावरफुल पर्सनालिटीज को नहीं बख्शा, वो नरेंद्र मोदी के सामने खामोश कैसे रहता। स्वामी ने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करनी शुरू कर दी और ये क्रिटिसिज्म दिन ब दिन तीखी होती गई। उन्होंने सबसे पहले सरकार की इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स को अपने निशाने पर लिया। एक ट्रेंड इकोनॉमिक्स होने के नाते स्वामी ने डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे बड़े फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कई बार पब्लिक मंच से कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इकोनॉमिक्स की बिल्कुल समझ नहीं है। एक बार तो उन्होंने एक ट्वीट में लिख दिया कि मोदी ना तो खुद पॉलिसी बनाने के निर्देश दे सकते हैं और ना ही इतना समझते हैं कि अफसरों से काम का ब्लूप्रिंट बनवा सके। उनका हमला सिर्फ इकोनॉमिक्स तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने सरकार की फॉरेन पॉलिसी, खासकर चाइना के प्रति अपनाई गई पॉलिसी की भी जमकर आलोचना की। जब लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनाव बढ़ा तो स्वामी ने सरकार पर जमीन गंवाने और कमजोर स्टैंड लेने का आरोप लगाया। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी तीखे हमले किए। स्वामी ने सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनके ट्वीट्स अक्सर सरकार के लिए शर्मिंदगी की वजह बनते। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर तंज कसते हुए उन्हें एक ट्रैपिज आर्टिस्ट यानी हवा में करतब दिखाने वाला आर्टिस्ट तक कह डाला, जो बस यात्रा कर रहा है और देश को उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ये एक अभूतपूर्व स्थिति थी। सत्ताधारी पार्टी का एक एमपी अपनी सरकार और अपने ही प्राइम मिनिस्टर की पब्लिकली धज्जियां उड़ा रहा था। उन्होंने पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी को जनता पार्टी की तरह खत्म होने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी क्रेडिट लेने की होड़ को लेकर उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। बीजेपी लीडरशिप लंबे समय तक उनकी इन हरकतों को नजरअंदाज करता रहा। शायद वो स्वामी जैसे कदावर और कंट्रोवर्शियल नेता पर सीधी कार्रवाई करने से बच रहे थे, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। 2022 में स्वामी का राज्यसभा का टर्म खत्म हो गया और बीजेपी ने उन्हें दोबारा नॉमिनेट नहीं किया। उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा। आज सुब्रमण्यम स्वामी टेक्निकली बीजेपी के मेंबर तो हैं, लेकिन वो पार्टी और सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में से एक बन चुके हैं। वो एक ऐसे बेवफा सनम है जिसने पहले कांग्रेस को परेशान किया, फिर जनता पार्टी के नेताओं को, फिर वाजपेयी को और अब मोदी सरकार को। उन्होंने हर बड़ी ताकत से प्यार भी किया और फिर उसे धोखा भी दिया। तो स्टोरी के एंड में हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी को आखिर क्या कहा जाए? एक अवसरवादी जो हमेशा पावर के खेल में रिलीवेंट बने रहने की कोशिश करता है, या एक सिद्धांतों वाला व्यक्ति जो किसी पार्टी या नेता के प्रति वफादारी से ज्यादा अपने विचारों और देश हित को महत्व देता है? उनके समर्थक कहेंगे कि स्वामी एक निडर योद्धा है। वो अकेले ही भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। वो एक ऐसे इंटेलेक्चुअल है जो पावर के सामने सच बोलने का दम रखते हैं। राम सेतु को बचाने की उनकी लीगल लड़ाई हो, 2G स्कैम का पर्दाफाश करना हो, या नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को घेरना हो, उनके समर्थकों के लिए ये उनकी देशभक्ति का सबूत है। वहीं उनके आलोचक कहेंगे कि स्वामी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो सिर्फ अटेंशन पाने और अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। वो किसी के सगे नहीं है। उन्होंने वाजपेयी की सरकार गिराने में मदद की और फिर मोदी सरकार को भी अस्थिर करने की कोशिश की। उनके लिए लॉयल्टी और डिसिप्लिन जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। सुब्रमण्यम स्वामी इंडियन पॉलिटिक्स की एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना आसान नहीं है। वो एक ही समय में एक डिस्ट्रॉयर भी है और एक क्रिएटर भी। वो एक ऐसे बेवफा सनम है जिनकी बेवफाई में भी एक तरफ की वफादारी छिपी है, अपने खुद के सिद्धांतों और अपनी खुद के लड़ाई के प्रति वफादारी। उनकी विरासत क्या होगी? क्या इतिहास उन्हें एक ऐसे हीरो के रूप में याद रखेगा जिसने पावर को हमेशा चैलेंज किया, या एक ऐसे विलेन के रूप में जिसमें हमेशा अपनों को ही धोखा दिया? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और देखने के लिए धन्यवाद।